जोरदार तालियां फॉर अ फर्स्ट स्पीकर दिस इवनिंग। मैं चाहती हूं आप प्लीज एक बार तालियां बजा दीजिए फॉर अ फर्स्ट स्पीकर। वैद्य एस चौधरी जी हमारे साथ हैं। वैद्य सुरेंद्र चौधरी जी इज द नेशनल सेक्रेटरी विश्व आयुर्वेद परिषद and he is a member of IEC श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। यूपी से ये रिटायर्ड रीजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर भी हैं, टेक्निकल लीगल एंड रेगुलेटरी एडवाइजर फॉर आयुर्वेद ड्रग मैन्युफैक्चरर्स विद अ क्लिनिकल एक्सपर्टीज ऑफ ओवर 4 decades. That's more than a lifetime for some of you. Everyone, एक बार जोरदार तालियां for वैद्य सुरेंद्र चौधरी जी। नमस्कार। वैसे तो हमारी जो कंपेयरर हैं उन्होंने जो मूड बनाया है आप लोगों का वो प्रेजेंटेशन के लायक शायद है नहीं। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा नितिका जी को, आदरणीय शर्मा जी भाई साहब को और एमिल की पूरी एग्जीक्यूटिव और पूरी टीम को कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का एक बीड़ा उठाया। ऐसे प्रोग्राम से एक फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम होता है वो हम एक दूसरे से 2-2.5 वर्षों के अंतराल के बाद फिजिकली मिलने के लायक हुए हैं। और आज जब मैं यहाँ आया, इस वर्चुअल वर्ल्ड ने कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। जिन लोगों से हम लगभग हर दूसरे दिन या हर हफ्ते में वर्चुअली मिलते हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से मिले चाहे जूम के माध्यम से मिले, तो ऐसा लगने लगता है कि शायद हम रोज ही मिलते हैं। लेकिन हमारे बीच में मेरे छोटे भाई प्रवीण चौधरी जी हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम आफ्टर 15 ईयर्स। सो ये ऐसे आयोजनों का एक बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय बीएन सिन्हा साहब से मुलाकात हो गई है, तो आप सब लोग भी जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं, ऐसे आयोजनों में निश्चित रूप से भाग लेने का प्रयास किया करें। मेरा जो विषय है आज का, कितना समय है, कोई बताएगा कितना समय मेरे पास है? श्रुति जी 10 मिनट 10 मिनट तो वैसे बोल दूं, जब तक प्रेजेंटेशन की जरूरत ही क्या है। उसमें कुछ इमेजेस हैं एक्चुअली, दैट्स वाई मैं सोच रहा था कि अगर हो जाता है। आज का विषय मुझे दिया गया है आज का आयुर्वेद, या मैंने लिया है आज का आयुर्वेद। आज का आयुर्वेद मीन्स क्या है? आज का आयुर्वेद मीन्स है कि जब हम आपकी स्टेज में थे, ये मैं छात्रों से कह रहा हूँ या जो पिछले 5-7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जैसी अब हैं। जब हमने बीएमएस किया था, हमें किसी ने नहीं बताया था ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, आप यहाँ जा सकते हैं, ऐसे क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, क्लिनिक में इंटरेस्ट ना हो तो आप ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। वी वर फ्री फ्लोइंग इन द स्ट्रीम, जहाँ धारा ले गई उधर चले गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यू आर लकी एनफ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, आज का आयुर्वेद जो बदला हुआ दिख रहा है, आज से 5-7 साल पहले सोशल मीडिया की जब स्टार्टिंग हुई थी, अगर हम ढंग से उस टाइम को देखें तो आयुर्वेद के लोग हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं या आयुर्वेद में हैं ऐसा लिखने में संकोच करते थे। लेकिन आज हर व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हमारा है, परसुइंग आयुर्वेद, स्टडिंग आयुर्वेद, डूइंग आयुर्वेद या प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद, ऐसा लिखता है। ये आज का आयुर्वेद है। दूसरा वो जमाना चला गया जब हमारे वैद्य जी जो हैं बहुत घिसी पिटी खराब सी जगह पर बैठकर रोगियों को देखते हैं। आज इतने सुंदर क्लिनिक सेटअप्स हैं। हम अपने कॉलेज में घर से साइकिल मांगने में भी 2 महीने लग गए थे साइकिल की परमिशन मिलने के लिए। अब इस अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे भुना सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है। भारत सरकार, आप काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी तक जो हम पर टैग लगता था कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं है, एक हद तक देखा जाए तो सही भी था। फिजिशियंस रिसर्च आर्टिकल्स भी हम लोग नहीं पढ़ पाते, चूंकि कभी रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई नहीं गई है। यूजी में रिसर्च के कोई मायने नहीं है। लेकिन अब बदलता आयुर्वेद है। स्पार्क के नाम से सीसीआरएस और एनसीआईएसएम ने केवल और केवल यूजी कॉलेजेस में यूजी के बच्चों के लिए रिसर्च करने के लिए एक प्रोटोकॉल दिया है। अपने अपने कॉलेजेस में जाइए, अपने प्रिंसिपल से पूछिए कि स्पार्क में हम रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। 25,000 रुपया का अवार्ड है, 2 महीने तक मिलेगा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें। दूसरा विषय,
अभी आप लोगों ने कितनों ने सुना है कि यहां पर ग्लोबल ट्रेडिशनल रिसर्च सेंटर खुला है? कैन यू रेड योर हैंड्स? कहां खुला है और किसने खोला है? WHO ने खोला है, ये सबको पता है। लेकिन इस बदलते भारत की, बदलती आयुर्वेद की तस्वीर ये है अक्रॉस वर्ल्ड। ये पहला ऐसा सेंटर है, एलोपैथ की भी बात कर रहा हूं मैं, पूरे WHO का ये पहला सेंटर है जो किसी डेवलपिंग कंट्री में खुला है। अदरवाइज तो उनके सारे रिसर्च सेंटर्स जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में ही खुलते हैं। अब भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का रिसर्च सेंटर खुलने से आप लोगों के लिए क्या फायदा होगा? एक ग्लोबल प्रोटोकॉल बनेगा। आज हम यहाँ आयुर्वेद पढ़ते हैं, अमेरिका में जाकर हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो कहते हैं कि आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेशनल डिजीज क्लासिफिकेशन कोड बन गया है, अगर नहीं पता है बच्चों को तो पढ़िए जाकर, ICD इंटरनेशनल कोड ऑफ डिजीजेस। आज अगर अम्ल पित्त को एक नाम दिया है तो अमेरिका में अम्ल पित्त को वही कोड दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके की जो आप लोगों के लिए आगे आने के लिए है। आप मेडिसिनल, अगर आपका फार्मास्यूटिकल में इंटरेस्ट है तो आप अपना इंटरेस्ट उसमें दिखा सकते हैं। अभी पहली बार अहमदाबाद में अप्रैल में फर्स्ट ग्लोबल आयुष समिट हुआ है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। उसमें कितने MOU हुए हैं? 9,000 करोड़ रुपए का MOU हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आप लोगों के लिए उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जामनगर में फाइनल ईयर का एक विद्यार्थी, वो कॉस्मेटिक्स में उसका इंटरेस्ट था, उसने कॉस्मेटिक्स बनाना शुरू किया, उस समिट में उसने डिस्प्ले किया। लोग इतने खुश हुए कि 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला उस लड़के को, फाइनल ईयर का लड़का। डॉक्टर रमा जयसुंदर, अगर नाम नहीं सुना तो गूगल कर लीजिएगा। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ाती हैं। जब उनको लगा कि ये साइंस पूर्ण नहीं है, उन्होंने 6 साल की छुट्टी ली, जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेदिक कॉलेज में जाके आयुर्वेद पढ़ा। और जो अभी मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बनी थी आयुष मिनिस्ट्री में कोविड के टाइम में, उसमें भी वो थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहां आपको ये पीछे मुड़ के नहीं देखना कि हम क्या आ गए। एक ही जो शब्द मैंने कहा है कि हम कहाँ आ गए, BN सिन्हा सर बैठे हैं, पता नहीं कितनी लाइनें इनकी निकली है विद्यार्थियों की। बहुत बड़ी दिक्कत आती है हमारे विद्यार्थी जब BMS में आते हैं कि हम कहाँ फंस गए। एक छोटी सी घटना बता के अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। 9/11 का नाम कितने लोगों ने सुना है? अमेरिका की हिस्ट्री में उससे बड़ा कांड नहीं हुआ। लगभग 30,000 लोग बताते हैं मरे, 3 का एक आइडिया सा लोग देते हैं। तो वहाँ क्या हुआ कि उस बिल्डिंग में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज थे वो काफ़ी सारे उस दिन नहीं गए थे। तो एक सर्वे हुआ कि वे लोग क्यों नहीं गए। किसी ने बताया कि साहब मेरा कोट प्रेस नहीं था इसलिए मैं लेट हो गया। किसी ने कहा कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई इसलिए लेट हो गया। किसी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मतलब देयर वर लॉट ऑफ जेन्युइन रीजंस। लेकिन उन रीजन से क्या हुआ, वो उस दिन बच गए। यानी कि डेस्टिनी ने उनको जहां होना चाहिए था वहीं रखा, जहां नहीं होना चाहिए था नहीं हुआ। तो आपकी ये जो डेस्टिनी है ना, इसको हार्ट से स्वीकार करो कि आपको वहां नहीं होना था, यहीं होना था। इसी में एक और बात कहूंगा कि एक बार एक वृद्ध सज्जन ने, पुरानी गाड़ी थी, महंगी गाड़ी थी निसान की, वो अपने बेटे से कहा कि बेटा अब ये गाड़ी पूरी पुरानी हो गई है, तुम इसको बेच आओ। तो वो डीलर के पास में गया तो डीलर ने कहा कि भाई मैं तो इसके 60,000 रुपये दूंगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मॉडल है, इसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते। उसने आके अपने पिताजी से कहा। फिर उसके पिताजी ने कहा चाचा कबाड़ी को बेच के आओ। कबाड़ी के पास गए तो कबाड़ी ने कहा इसका क्या उठेगा, 6,000 रुपये में इसके दे सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा एक काम करो, अब आप इसको जाओ जो विंटेज कार क्लब है वहां जाओ। वो वहां गया, उन्होंने कहा ये तो प्रीसियस है, इसके तो 60 लाख रुपए तक हम दे सकते हैं।
उसका सिर घूम गया। आया वहां पर, पिताजी ने कहा इससे क्या अर्थ समझा? तो टेक अवे मैसेज ये है कि जो आप जहां हैं उसका वैल्यूअर होना चाहिए, तभी आपकी वैल्यू पता लगेगी। दूसरों से भूल जाओ कोई आपको वैल्यू कर रहा है कि कहां आ गए, कैसे नहीं आए। इसीलिए आराम से रहो। हमारी पारी पूरी हो चुकी है, अब आप लोगों को तो रिले रेस है, तो रिले का बैटन आप लोगों के साथ है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इतना बोलने का। Where everyone काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और काफ़ी मज़ेदार बातें कुछ सुनने को भी मिली. That is what happens when you listen to veterans in the field. But right now, I would like to request once again Vaidya Neetika Kohli, please join us on the stage to felicitate Vaidya Sharma ji. Sorry, Vaidya Chaudhary ji. Thank you so much, sir.